अविनाश सुबह समय पर उठा नहीं तो संस्कृति को चिंता हुई। उसने अविनाश को उठाते हुए उसके माथे पर हाथ रखा। माथा तप रहा था। संस्कृति घबरा उठी। अविनाश को तेज बुखार था। 2 दिन से वह खांस भी रहा था। संस्कृति ने कल इसी वजह से उसे ऑफिस जाने से मना कर दिया था, मगर आज तेज बुखार भी था। उसने जल्दी से अविनाश को दवा खिलाकर माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी। संस्कृति और अविनाश की शादी को अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था। 2 साल ही हुए थे। पिछले साल तक सास-ससुर साथ में रहते थे, मगर कोरोना में संस्कृति की जेठानी की मौत हो गई तो सास-ससुर बड़े बेटे के पास रहने चले गए। उसके बाद कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही गया। शेखर के लिए मन लगाकर चाय बनाई थी, पर बाहर जाने की हड़बड़ी दिखाते हुए एकदम झपट कर उसने प्याला उठा लिया और एक ही घूंट में पी गया। घर से बाहर जाते वक्त लड़ा भी तो नहीं जाता। वह तो दिन भर बाहर रहेगा और मैं पछताती रहूंगी। ऐसे समय में उसे घूरने के सिवा कुछ कर ही नहीं पाती। मैं सोचती कितना अजीब है यह शेखर भी किसी मशीन की तरह नीरस और बेजान। उसके होठों पर कहकहे देखने के लिए तो आदमी तरस ही जाए। उसका हर काम बटन दबाने की तरह होता है। कई बार तो मारे गुस्से के आंखें भर आती, कभी कभी तो सिसक भी पड़ती, पर कहती उससे कुछ भी नहीं। आज रविवार है। पूरा दिन बारिश होती रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही बरसना बंद हुआ था, लेकिन तेज हवा की सरसराहट अब भी सुनाई पड़ रही थी। गीली सड़क पर लाइट फीकी फीकी सी लग रही थी। सुषमा बंद खिड़की के सामने खोई खोई खड़ी थी और शीशे से बाहर देखते हुए राहुल के बारे में सोच रही थी। पता नहीं वह इस मौसम में कहाँ है। बड़ा खामोश, बड़ा दिलकश माहौल था। एक ताजगी थी मौसम में, लेकिन मौसम की सारी सुंदरता, आसपास की सारी रंगीनियां दिल के मौसम से बंधी होती है, और उस समय सुषमा के दिल का मौसम ठीक नहीं था। विशाल टीवी पर कभी गाने सुन रहा था तो कभी न्यूज़। वह आराम के मूड में था। छुट्टी थी, निश्चिंत था। उसने आवाज दी, सुषमा, क्या सोच रही हो? खड़े खड़े। कुछ नहीं, ऐसे ही बाहर देख रही हूँ। अच्छा लग रहा है। यश और समृद्धि कब तक आएंगे? बस आने ही वाले हैं। मैं उनके लिए कुछ बना लेती हूँ, कहकर सुषमा किचन में चली गई। कल शाम ऑफिस से आकर हर्ष ने सूचना दी कि उसका ट्रांसफर दिल्ली से चंडीगढ़ कर दिया गया है। यह खबर सुनने के बाद से तान्या के आंसू रोके नहीं रुक रहे हैं। उसने रो रो कर अपना हाल बुरा कर लिया है। हर्ष, मैं अकेले कैसे सब कुछ मैनेज कर पाऊंगी यहाँ? क्षितिज और सौम्या भी इतने बड़े नहीं हैं कि मेरी मदद कर पाएं। अब घर, बाहर, बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ अकेले मैं कैसे कर पाऊंगी? यही सोच सोच कर मेरा दिल बैठा जा रहा है, तान्या बोली। तान्या के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हर्ष का मन और परेशान होने लगा। फिर बोला, देखो तान्या, हिम्मत तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। क्या करूं, जब कंपनी भेज रही है तो जाना तो पड़ेगा ही। प्राइवेट नौकरी है। ज्यादा नानुकुर की तो नोटिस भी थमा सकती है हाथ में, और फिर भेज रही है तो सैलरी भी तो बढ़ा रही है। आखिर हमारा भी तो फायदा हो रहा है जाने में। सैलरी बढ़ जाएगी तो घर का लोन चुकाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। अरे संजय, चल यार, आज मजा करेंगे। बार से बाहर निकलते समय उमेश संजय से बोला। दिनेश भी उनके साथ था। संजय ने कहा, मैंने पहले ही बहुत ज्यादा शराब पी ली है और अब मैं इस हालत में नहीं हूँ कि कहीं जा सकूं। उमेश और दिनेश ने संजय की बात नहीं सुनी और उसे पकड़कर जबरदस्ती कार में बिठाया और एक होटल में जा पहुँचे। वहां पहुंचकर उमेश और दिनेश ने एक कमरा ले लिया। उन दोनों ने पहले ही फोन पर इंतजाम कर लिया था, तो होटल का एक मुलाजिम उनके कमरे में एक लड़की को लाया। उमेश ने उस मुलाजिम को पैसे दिए। वह लड़की को वहीं छोड़कर चला गया। टैक्सी हिचकोले खा रही थी।
कच्ची सड़क पार कर पक्की सड़क पर आते ही मैंने अपने माथे से पंडित जी द्वारा कसकर बांधा गया मुकुट उतार दिया। पगड़ी और मुकुट पसीने से चिपचिपे हो गए थे। बगल में बैठी सिमटी सिकुड़ी दुल्हन की ओर नजर घुमा कर देखा तो वह टैक्सी की खिड़की की ओर थोड़े से घूंघट से सिर निकालकर अपने पीछे छोड़ आए बाबुल के घर की यादें अपनी भीगी आंखों में संजो लेने की कोशिश कर रही थी। मैंने धीरे से कहा, अभी बहुत दूर जाना है। मुकुट उतार लो। चूड़ियों की खनक हुई और इसी खनक के संगीत में उसने अपना मुकुट उतार कर वहीं पीछे रख दिया जहां मैंने मुकुट रखा था। चूड़ियों के इस संगीत ने मुझे दूर यादों में पहुंचा दिया। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरे अंदर कुछ उफनने लगा हो जो उबाल आकर आंखों की राह बह चलेगा। आज से 15 साल पहले मैं इसी तरह नंदा को दुल्हन बनाकर ला रहा था। तब नएपन का जोश था, उमंग थी, कुतूहल था।